Good morning. 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 Very good morning. Radhe 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 Radhe. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. आ जाओ शुरू करते हैं. कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हम कर रहे थे. अब वो भी विश्लेषिक फलन पे आधारित है और लगभग हमने लास्ट क्लास तक कंप्लीट किए थे 52 क्वेश्चन. ये क्वेश्चन हमारा आखिरी क्वेश्चन था. यहां तक हमने कवर किए. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 53. क्वेश्चन नंबर 53 पे. तो अगला है आपका एफ जेड बराबर ई की पावर एक्स कॉस वाई एफ जेड बराबर ई की पावर एक्स ब्रैकेट कॉस वाई प्लस आइटा साइन वाई विश्लेषिक है. केवल जेड पर समिश्र तल पर या एक्स बराबर 0 रेखा पर या वाई बराबर 0 पे कौन से पे ये विश्लेषिक है. ये फलन कहाँ विश्लेषिक है. तो विश्लेषिक होने की दो शर्तें हैं, है ना. अगर हम आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त के हिसाब से देखें तो दो शर्तें हैं. एक तो सीआर समीकरण संतुष्ट होनी चाहिए, है ना, प्रत्येक बिंदु पर. वो जिस बिंदु की बात कर रहा है उस बिंदु पर, या वो और बहुत सारे बिंदु पर बात कर रहा है तो सारे बिंदुओं पर. ठीक है. प्लस नंबर 2, अब ये सीआर समीकरण वाला थोड़ा सा पेज है. अगर आप विश्लेषिक चेक कर रहे हैं तो आप उस बिंदु के आसपास में भी आपको सीआर समीकरण को काम करते हुए देखना होगा. उसके आसपास के बिंदुओं पे भी सीआर समीकरण काम करे जरूरी है. इसका मतलब यूं माने कि बिंदु बिना बिंदु रखे आपकी सीआर समीकरण बिना बिंदु के संतुष्ट होनी चाहिए, क्योंकि खाली एक बिंदु पे संतुष्ट हो रही तो फिर अवकलनीय हो गई, है ना. तो इसका मतलब है डेल यू और डेल एक्स डेल वी और डेल वाई के डायरेक्टली बराबर होना चाहिए बिना किसी बिंदु के रखे. अगर बिंदु रख के बराबर हो रहा तो फिर वो अवकलनीय हो गया. उस बिंदु पे अवकलनित हो गया, उस बिंदु पे अवकलनित हो गया लेकिन विश्लेषिक नहीं होगा, है ना. लास्ट टाइम हमने इसी पे बात की थी. तो अगर मैं ब्रैकेट खोल दूं यहाँ पे, तो ब्रैकेट खोलते ही मेरे पास आ जाएगा ई की पावर एक्स कॉस वाई प्लस आइटा ई की पावर एक्स साइन वाई. तो एक हमारा u हो गया, एक हमारा v हो गया. डेल u ओवर डेल एक्स निकाल लो. डेल u ओवर डेल एक्स एक्स के साथ अवकलन करेंगे तो e की पावर एक्स कॉस वाई डेल u ओवर डेल वाई, u का y के साथ करेंगे कॉस वाई का माइनस साइन वाई, फिर v का x के साथ, v का हो जाएगा e की पावर x साइन वाई डेल v ओवर डेल वाई e की पावर x कॉस वाई. तो हमारे सीआर समीकरण के हिसाब से ये पहले तो ये सब संतत होने चाहिए. सबके सब संतत है. क्यों? क्योंकि जिस फंक्शन से ये बने हुए हैं वो संतत फलन है. e की पावर x हमेशा संतत होता है. e की पावर x हमेशा संतत होता है. और cos y sin y, ये साइन के फंक्शन है, साइन
हमेशा संतत होते हैं, तो ये संतत फलन है, तो इनसे जो बनेगा वो संतत ही बनेगा, तो ये संतत हो गया। नंबर 2, पहली शर्त हमारी पूरी, ये बराबर है, और बिना किसी पॉइंट के, ऐसा नहीं कि कोई पॉइंट रखने के बाद बराबर आ रहे हैं, सीधा बराबर है, डेल यू हर बार बराबर है। देखो डेल यू और डेल एक्स भी ई की पावर एक्स कॉस वाई है, ये कि ई की पावर एक्स कॉस वाई है। फिर डेल यू ओवर डेल वाई माइनस डेल वी ओवर डेल वाई के बराबर होना चाहिए। डेल वी ओवर डेल वाई को माइनस से गुणा करूं तो बराबर होना चाहिए, तो बिल्कुल माइनस से बराबर गुणा करने पर बराबर हो रहा है माइनस ई की पावर एक्स साइन वाई, और बिना कोई पॉइंट रखे, इसका मतलब सी आर समीकरण संतुष्ट होगी। ठीक है, तो संतत भी है और सी आर समीकरण को संतुष्ट भी करता है, यानी कोई, और वैसे भी अगर इसे ध्यान से देखो तो अगर मैं, ये ई की पावर एक्स है, इसे देखो, इसे आइलर फॉर्म में लिखें तो ये ई की पावर आयटा वाई हो गया, ये ई की पावर एक्स है, ये ई की पावर आयटा वाई है, दोनों मिला के हमारे बन जाएंगे ई की पावर एक्स प्लस आयटा वाई, जो कि बन गया ई की पावर जेड, और ई की पावर जेड हमेशा विश्लेषिक होता है, सदैव विश्लेषिक होता है, ई की पावर जेड सदैव संतत एवं विश्लेषिक होता है। ठीक है ना, तो कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो सदैव संतत और सदैव अवकलनीय होते हैं, सदैव, सदैव। वीडियो अटक रहा है, हो सकता है। ठीक है, चलो फिर आते हैं वापस से। तो इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी लगा के देख सकते हैं, और ये ऐसे स्टैंडर्ड फंक्शन में बदल सकते हैं। ये स्टैंडर्ड फंक्शन है ई की पावर जेड, ई की पावर जेड हमेशा विश्लेषिक होता है। ठीक है, सदैव विश्लेषिक फलनों की अगर लिस्ट बनाए,
ऐसे फलन जो हमेशा और हर जगह विश्लेषिक होते हैं, जिनमें कोई भी बिंदु परेशान नहीं करता, हर बिंदु पर विश्लेषिक होते हैं। एक होता है e की पावर z, साइन z, कॉस z, बहुपद, साइन हाइपरबोलिक z, कॉस हाइपरबोलिक z, है ना। ये वो फंक्शन है जो हमेशा विश्लेषिक होते हैं, हमेशा। e की पावर z हमेशा विश्लेषिक होता है, साइन z, कॉस z, हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक, या फिर बहुपद z, जेड स्क्वायर, जेड क्यूब, जेड, जेड स्क्वायर, जेड क्यूब, ये सदैव विश्लेषिक होते हैं। और जो फलन सदैव विश्लेषिक होता है उसको इंटायर फंक्शन कहते हैं, इंटायर फंक्शन। अब हिंदी में इसका क्या नाम है ये तो मुझे नहीं पता। इंटायर फंक्शन, ऐसा फलन जो सदैव विश्लेषिक हो, ऐसा फलन जो सदैव विश्लेषिक हो। मतलब ऐसा कोई भी बिंदु ना हो जहां पे ये विश्लेषिक ना हो, पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स तल के ऊपर, सम्मिश्र तल के ऊपर ये विश्लेषिक होते हैं। कोई भी बिंदु ऐसा नहीं होता जहां पे इनके विश्लेषण की प्रॉब्लम आती है। क्या हिंदी में क्या कहते हैं, संपूर्ण फलन, हिंदी में कहते हैं शायद। कोई होगा कह रहा है हिंदी में कहते हैं संपूर्ण फलन, पता नहीं, देख लेना। हिंदी में फिर इंटायर का जो आसपास का नाम होता है वो चिपकाते होंगे। इंटायर का मतलब होता है पूरा, पूरा फलन, पूरा विश्लेषिक फलन है, तो संपूर्ण वर्ड होता होगा या पूर्ण फलन होता होगा। तो ऐसा फलन जो सदैव पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स तल के ऊपर, पूरे सम्मिश्र तल के ऊपर, मतलब कोई भी जेड का मान पूरे तल पे ऐसा नहीं है जहां पे उसके अवकलन होने को दिक्कत आती हो, मतलब हर जगह अवकलन है। जैसे ई की पावर जेड है, साइन जेड है, कॉस जेड है, साइन हाइपरबोलिक है, बहुपद है, ये इंटायर फंक्शन होते हैं, इनको कभी भी अवकलन की दिक्कत नहीं आती। आपने साइन एक्स कोस एक्स को भी देखा है, अवकलन की दिक्कत इनको कभी नहीं आती, क्योंकि हर जगह संतत है, हर जगह अवकलन है ना। तो यहाँ पे तो आंसर हो गया सम्मिश्र तल के ऊपर, पूरे सम्मिश्र तल पे। अगला क्वेश्चन, W बराबर आर स्क्वायर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा विश्लेषिक है केवल मूल बिंदु पर, वास्तविक रेखा पर, काल्पनिक रेखा पर और सम्मिश्र तल के ऊपर। अब ये धुरे रूप में दिया हुआ है, तो हमें धुरे रूप में ही सी आर समीकरण को चेक करना पड़ेगा। और धुरे रूप में सी आर समीकरण क्या होती है, धुरे रूप में सी आर समीकरण, डेल यू ओवर डेल आर बराबर 1/r डेल वी ओवर डेल थीटा। एक ये होती है डेल यू ओवर डेल थीटा माइनस आर डेल वी ओवर डेल आर। ये दो सी आर समीकरण होते हैं धुरे रूप में। अब क्वेश्चन धुरे रूप में दिया हुआ है तो हमें धुरे रूप में ही चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन धुरे रूप में दिया हुआ है तो हमें धुरे रूप में ही शर्तों को चेक करना पड़ेगा सी आर समीकरण वाली। ये चारों अवकलन संतत होने चाहिए, चारों अवकलन संतत होने चाहिए, साथ साथ नंबर 2 इनका मान बराबर होना चाहिए, तब तो ये विश्लेषिक है, वरना नहीं है। तो अगर मैं इसमें से u निकालूं, ब्रैकेट खोलूं, तो ब्रैकेट खोलते आ जाएगा आर स्क्वायर कॉस थीटा, आइटा बाहर आर स्क्वायर साइन थीटा, एक आपका u हो गया और एक v हो गया। तो ये u और ये v, ठीक है।
तो u का मान ले लिया, u बराबर आर स्क्वायर कॉस थीटा, v बराबर आर स्क्वायर साइन थीटा। अवकलन डेल यू ओवर डेल आर बराबर 2r cos थीटा, u का थीटा के साथ करने पर डेल यू ओवर डेल थीटा बराबर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा, डेल v ओवर डेल r 2r साइन थीटा, डेल v ओवर डेल थीटा बराबर आर स्क्वायर कॉस थीटा। और पहली शर्त लगा के देखो, पहली शर्त काम कर रही है। शर्त नंबर 1, डेल यू ओवर डेल आर, ये डेल यू ओवर डेल आर है, ये हो गया 2r cos थीटा, LHS में मान रखने पर 2r cos थीटा, RHS में 1/r इंटू डेल v ओवर डेल थीटा आर स्क्वायर कॉस थीटा। ये आपका आ जाएगा 2r cos थीटा और इस तरफ आपका आ जाएगा r cos थीटा, जो कि बराबर नहीं है। खाली मूल बिंदु पर ये अवकलनीय है, विश्लेषिक नहीं है। केवल मूल बिंदु पर अगर हम r का मान 0 रखते हैं तो ये अवकलनीय आ जाएगा, विश्लेषिक नहीं आएगा, क्योंकि विश्लेषिक के लिए आसपास के बिंदुओं पे भी चाहिए और आसपास के बिंदुओं पे ये काम नहीं करेगा, क्योंकि 2r कभी भी r के बराबर नहीं हो सकता। अगर मैं cos से cos काट भी दूं तो 2r बराबर r, क्या सोचिए क्या 0 के अलावा किसी बिंदु पे 2r बराबर r हो सकता है? नहीं, 0 के पास के किसी भी बिंदु पे ले जाके मैं अगर चेक करूं तो नहीं हो सकता। और विश्लेषिक होने का मतलब होता है बिंदु और बिंदु के आसपास, बिंदु और बिंदु के आसपास, बिंदु के आसपास दिक्कत आ जाएगी, है ना। विश्लेषिक में ये नहीं चलता ना, विश्लेषिक में खाली बिंदु, अगर r का मान मैं 0 रख देता हूं तो ये चीजें बराबर हो जाएंगी, मतलब ये समीकरण संतुष्ट हो जाएंगी और मैं कह दूंगा कि हाँ अवकलनीय तो है, अवकलनीय है। लेकिन विश्लेषिक बोलने के लिए आपको वह बिंदु और उसके आसपास के बिंदु भी चाहिए। अब आसपास के बिंदु पे तो r का मान 0 नहीं होगा ना, मूल बिंदु के जो पास के बिंदु होंगे उन पे तो r का मान 0 नहीं होगा, तो जब उन पे r का मान 0 नहीं होगा तो फिर ये दोनों बराबर कैसे होंगे? नहीं होंगे। तो एग्जैक्टली r बराबर 0, केवल r बराबर 0 पे ये सत्य है, तो इसलिए हम अवकलनीय बोलेंगे। r 0 के समीप पर नहीं होगा, इसलिए z बराबर 0 पर कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम विश्लेषिक वर्ड हटाकर अवकलनीय वर्ड यूज करते हैं तब तो ए ऑप्शन सही है। अगर विश्लेषिक की बजाय अवकलनीय वर्ड यूज करते हैं और फिर कहते हैं कि z बराबर 0 पर, तो z बराबर 0 पर अवकलनीय तो यह है, परंतु विश्लेषिक नहीं है। तो अवकलनीय तो है परंतु विश्लेषिक नहीं है, अवकलनीय तो है परंतु विश्लेषिक नहीं है। फिर समझो मेरी बात को बात से फिर से कि अवकलनीय में तो आप एक बिंदु विशेष की बात करते हैं, बिंदु पे बराबर आ गया आप कहते हैं ठीक है अवकलनीय हो गया, लेकिन विश्लेषिक होने का मतलब पड़ोस में भी होना होता है। और जैसे ही मैं r बराबर 0 के पास में किसी पॉइंट पे जाऊंगा, पॉइंट 1 पे चला गया, पॉइंट 2 पे चला गया, तो पॉइंट 2 पे बराबर थोड़ी हो जाएंगे, नहीं होंगे। तो आसपास का जो एरिया है उस पर ये बात सत्य नहीं होगी, तो इसलिए ये विश्लेषिक नहीं हो सकता। अवकलनीय तो हो जाएगा परंतु विश्लेषिक नहीं होगा, अतः ये विश्लेषिक नहीं है। ठीक है ना। अगला पार्ट, एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर, एफ जेड बराबर मोड जेड का स्क्वायर।
सर्वत्र नहीं, एक सामीप्य, एटलीस्ट एक सामीप्य आपको लेना होगा, एक सामीप्य लेना होगा जिसमें ऐसा होता हो, उस बिंदु के आसपास का एक सामीप्य लेना होगा। तो फिर तो अवकलनीय और विश्लेषिक एक हो जाएंगे ना। अगर हम बिंदु की बात करेंगे तो फिर अवकलन में और विश्लेषिक में क्या अंतर रहेगा? बिंदु पे भी अवकलनीय है, उसी को विश्लेषिक बोल रहे हैं, तो फिर दो नाम क्यों बोल रहे हो? फिर तो सीधा ही अवकलनीय बोलो। विश्लेषिक में आप चाहते हो उसके आसपास, हाँ ये ठीक है, आप प्रतिवेश छोटा बना सकते हो, लेकिन खाली पॉइंट की धारणा नहीं है। पॉइंट की धार अवकलन है, पॉइंट की धारणा अवकलन है, और विश्लेषिक धारणा है एक पॉइंट और उसके आसपास का एक सामीप्य। छोटा ले लो, बहुत छोटा ले लो, कितना भी छोटा ले लो, लेकिन एक सामीप्य लेना होगा। अब आप सामीप्य लोगे तो भाई अगर इस पॉइंट पे आर जीरो है तो इस पॉइंट के आसपास आर जीरो थोड़ी होगा, फिर इसके पॉइंट के आसपास तो आर का मान होगा ना। तो इस वजह से वो विश्लेषिक वाली बात फेल हो जाती है। अवकलनीय तो रह जाता है, विश्लेषिक फेल हो जाता है। जैसे अभी इस क्वेश्चन को देखो, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के तौर पे इसको यूज किया जाता है। अगर आप कोई भी किताब देखो, एक्स वाई जेड कोई भी किताब अगर कॉम्प्लेक्स की बनी हुई है तो इसको एज ए एग्जाम्पल यूज किया जाता है कि ये वो एग्जाम्पल है जो मूल बिंदु पर अवकलनीय तो है परंतु विश्लेषिक नहीं है। अवकलनीय तो है परंतु विश्लेषिक नहीं है। इसको एज ए इस टाइप के एग्जाम्पल के तौर पे यूज किया जाता है। किसी भी किताब को देखो, हर किताब इसको एज ए एग्जाम्पल यूज करती है कि देखो ये अवकलनीय है मूल बिंदु पे परंतु विश्लेषिक नहीं है। क्योंकि यहां मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये मोड जेड का स्क्वायर है ना। जेड बराबर होता है एक्स प्लस आइटा वाई, जेड बराबर एक्स प्लस वाई, मोड जेड बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मोड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आपका एफ जेड हो गया। अंडर रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, काल्पनिक भाग इसका है नहीं तो वो हो गया जीरो आइटा। यू आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, ये यू आ गया, ये वी आ गया। अब मैं डेल यू ओवर डेल एक्स निकालता हूं, ये 2x आ गया। डेल यू ओवर डेल वाई निकालता हूं, ये 2y आ गया। और डेल वी ओवर डेल एक्स निकालता हूँ वो जीरो आ जाएगा। डेल वी ओवर डेल वाई निकालता हूँ वो जीरो आ जाएगा। अब देख सकते हो कि बराबर हो तो जाएगा, लेकिन सिर्फ जीरो जीरो रखने पर, वो भी मूल बिंदु पर, सिर्फ मूल बिंदु पर। अब यहाँ पे डेल यू ओवर डेल एक्स बराबर सीआर समीकरण के हिसाब से डेल यू ओवर डेल एक्स बराबर होना चाहिए डेल वाई ओवर, तो डेल यू ओवर डेल एक्स हो गया 2x, डेल वी ओवर डेल वाई हो गया जीरो। अब अगर हम देखें तो x बराबर जीरो पे ये बात सत्य है, लेकिन x बराबर जीरो पर अवकलनीय की बात सत्य है। अगर जीरो के आसपास, मैं जीरो पर चेक करूंगी, चलो मान लो जीरो को मानता हूं मैं, तो जीरो के विश्लेषिक होने में मुझे जीरो के आसपास को भी टंटोलना पड़ेगा। और जीरो के आसपास मतलब x को जीरो के आसपास ले जाऊंगा तो 0.1 होगा या 0.001 होगा या 0.1001 होगा, तो ये बराबर तो नहीं आएगा ना। तो सिवाय ये मूल बिंदु के अलावा ये कभी और सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि सिर्फ एक बिंदु पे सेटिस्फाई होगी, तो एक बिंदु पे सेटिस्फाई होगी यानी फिर ये अवकलनीय तो हो सकता है लेकिन विश्लेषिक नहीं होगा, अतः ये विश्लेषिक नहीं है। तो अगर हम इसको देखें तो ये कहीं भी सिवाय मूल बिंदु के कहीं और अवकलनीय है ही नहीं, सिर्फ मूल बिंदु पे अवकलनीय है, सिर्फ मूल बिंदु पे अवकलनीय है। अवकलनीय और जगह तो अवकलनीय, विश्लेषिक तो कहीं भी नहीं है, केवल मूल बिंदु पर अवकलनीय है और विश्लेषिक कहीं भी नहीं है। मूल बिंदु पर अवकलनीय है केवल, ये याद रखना केवल।
केवल जो मूल बिंदु है उस पर ये अवकलनीय है, विश्लेषिक कहीं नहीं है। तो ये सिर्फ मूल बिंदु पे अवकलनीय जरूर है, परंतु विश्लेषिक नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने बताया, ये एज एग्जाम्पल के तौर पे यूज किया जाता है कि जब भी किसी को समझाना होता है कि अवकलनीय में और विश्लेषिक में क्या फर्क है। वैसे तो परिभाषा तो साफ है कि भाई अवकलनीय में एक बिंदु विशेष की बात करेंगे, एक बिंदु पे अवकलन का मान मिल जाए, एक बिंदु पे सीआर अवकलन का मिल जाए, मतलब सीआर समीकरण संतुष्ट हो जाए, उसके अवकलन संतत हो जाए। लेकिन जब आप विश्लेषिक की बात करते हैं तो आपको उसके आसपास का बिंदु भी चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे हम आसपास के बिंदु चेक करते हैं तो ये काम करना बंद कर देता है। इसका मतलब सिर्फ 0 तक ही इसकी वैलिडिटी है, 0 तक ही ये वैध है, 0 के बाद में ये फेल हो जाएगा, 0 के आसपास में फेल हो जाएगा, तो फिर ये विश्लेषिक नहीं हो सकता। ठीक है, आसपास के बिंदु पे भी सीआर समीकरण संतुष्ट होनी चाहिए। आसपास के बिंदु पे, उनमें आसपास के बिंदु जो होते हैं उस पे नहीं हो पाता। ये एक बहुत शानदार थ्योरम है जिसे कहते हैं विश्लेषिक। जब भी कोई फलन विश्लेषिक हो जाए, जब भी कोई फलन विश्लेषिक होता है तो उसके जो 4 पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट कौन कौन? एक तो उसका रियल पार्ट, फंक्शन का रियल पार्ट, फंक्शन का इमेजनरी पार्ट, फंक्शन का मोड, फंक्शन का कोणांक। ये जो चारों चीजें हैं, अगर कोई फलन विश्लेषिक है और उन चारों में से एक भी चीज कांस्टेंट है, एक भी कांस्टेंट है, तो बची हुई तीनों चीजें भी कांस्टेंट हो जाएगी। ये विश्लेषिक होना इनको जोड़ता है। जब भी कोई फलन विश्लेषिक हो, इसे लाइवॉल थ्योरम कहते हैं, कि विश्लेषिक होने की एक खास बात यह है, अगर कोई फलन विश्लेषिक है किसी प्रांत में, कोई समुच्चय है जिसके ऊपर फलन विश्लेषिक है, और उसका कोई भी एक हिस्सा, कोई भी एक चीज, 4 चीजें होती है। एक तो होता है यू, है ना, जिसे आप रियल पार्ट ऑफ एफ जेड कहते हैं, फलन का रियल भाग। एक होता है वी, फंक्शन का इमेजनरी पार्ट। एक होता है फंक्शन का खुद का मापांक। एक होता है फंक्शन का कोणांक, क्योंकि फंक्शन भी तो एक समिश्र संख्या है, और समिश्र संख्या तो उसका भी एक मापांक और एक कोणांक होगा। अब ये एक थ्योरम कहती है, लाइवॉल थ्योरम, कि इन चारों में से एक भी चीज अगर अचर है तो बची हुई तीनों चीजें भी ऑटोमेटिकली अचर हो जाएंगी। एक का अचर होना बाकी सबको भी अचर कर देता है। एक चीज भी अगर, क्योंकि वो सीआर समीकरण से जुड़े हुए होते हैं, एक चीज जैसे अचर होती है उससे जुड़ी हुई दूसरी चीजें भी अपने आप ही ऑटोमेटिकली अचर हो जाती है। तो अगर एक अचर है, इनमें से कोई भी एक अचर है, लेकिन विश्लेषिक होगा तो ऐसा होगा। अगर एक बंदा भी इनमें से कांस्टेंट है तो बाकी सब भी कांस्टेंट होंगे। एक का अचर होना बाकी सबको अचर कर देता है। शर्त ये है कि भाई फलन विश्लेषिक हो, विश्लेषिक होगा तो ऐसा होगा, विश्लेषिक होना जरूरी है। अगर ये विश्लेषिक फलन का गुण है, ये विश्लेषिक फलन का गुण है कि अगर फलन विश्लेषिक है तो उसका एक भी चीज अचर है तो फिर बाकी चीजें भी अचर हो जाती है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। एक्चुअली जब भी कोई फलन विश्लेषिक होता है तो वो सीआर समीकरण को संतुष्ट करता है, और सीआर समीकरण उसके यू पार्ट को वी पार्ट से जोड़ती है ना, यू पार्ट को वी पार्ट से जोड़ती है। मान लीजिए यू अचर है, ठीक है,
यू अचर है, एफ जेड विश्लेषिक है, तो वो सी आर समीकरण को भी संतुष्ट करेगा। तो सी आर समीकरण संतुष्ट होगी तो डेल यू ओवर डेल एक्स बराबर होगा डेल वी ओवर डेल वाई। तो अगर आपका डेल यू ओवर डेल एक्स जीरो हो गया तो जैसे आप डेल यू ओवर डेल एक्स जीरो रखोगे, इसको जीरो करते ही डेल वी ओवर डेल वाई जीरो हो जाएगा, यानी वी वाई पे डिपेंड नहीं करता, वी वाई पे डिपेंड नहीं करता। एक शर्त और है, डेल यू ओवर डेल वाई बराबर है माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स। अब u y पे भी डिपेंड नहीं करता, तो u का y के साथ भी अवकलन जीरो आ जाएगा, तो v का x के साथ अवकलन भी जीरो आ गया, v का y के साथ भी जीरो आ गया, v का x के साथ भी जीरो आ गया। इसका मतलब v ना तो y पे डिपेंड करता है ना v x पे डिपेंड करता है, तो v भी दोनों पे डिपेंड नहीं करता। जैसे u डिपेंड नहीं कर रहा था वैसे v भी डिपेंड नहीं कर रहा, और जब कोई किसी पे डिपेंड नहीं करता तो वो स्वतंत्र होता है, यानी अचर होता है, तो अचर हो गया इससे। अब u और v अचर हो गए तो उसका परिमाण भी अचर हो गया। परिमाण क्या होता है? अंडर रूट u का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर, तो वो परिमाण अचर हो गया। कोणांक क्यों अचर हो गया कि जब u और v अचर हो गए तो कोणांक कैसे बनेगा? tan इनवर्स काल्पनिक भाग बटा वास्तविक भाग, तो वो भी अचर हो गया। तो एक चीज के अचर होते ही सबके सब आपस में ऑटोमेटिकली अचर हो जाते हैं। ठीक है ना, ये सी आर समीकरण का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एक चीज का अचर होना बाकी चीजों को भी अचर कर देता है। तो अगर किसी फंक्शन का एफ जेड अचर हो जाता है तो उसका आर्ग्यूमेंट तो आपका एफ जेड भी अचर हो जाएगा, आपका फंक्शन अचर हो जाएगा, क्योंकि तब आपका यू भी क्योंकि एक भी अचर होते, एक चीज भी अचर होते ही ये चारों अचर हो जाते हैं, तो फिर आपका फंक्शन भी अचर हो गया, क्योंकि यू अचर हो गया, वी अचर हो गया, तो फिर फंक्शन भी अचर हो गया। और यहाँ पे ये ऑप्शन गलत क्यों हो गए? क्योंकि इन्होंने कहा है केवल, केवल नहीं, ये तो फिर सारे के सारे अचर होंगे। एक अचर हुआ तो सबके सब आपस में इंटरकनेक्टेड है, एक का अचर होना बाकी सबको अचर कर देगा। ठीक है, इस थ्योरम को लाइवॉल थ्योरम कहते हैं। अब इसका एक रूप और भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एफ जेड विश्लेषिक है तो उसके अवकलन का मान क्या होगा? अगर एफ जेड विश्लेषिक है, कोई फलन विश्लेषिक है, तो उसके अवकलन का मान क्या होगा? तो किसी भी फंक्शन अगर एफ जेड विश्लेषिक है तो उसके अवकलन को आप चार तरीके से निकाल सकते हैं, चार नहीं 5 तरीके से निकाल सकते हैं। एफ जेड विश्लेषिक है, दो तरीके तो पड़े हुए हैं। उसके अवकलन का मान एक तो हो सकता है कि आप सीधा ही अवकलन करके निकाल लो जेड के साथ, अगर संभव है तो सीधा अवकलन करके निकाल लो जेड के साथ डायरेक्ट, एक ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है अगर जेड में ना दिया हो, एक्स वाई के रूप में दिया हो, तो आप एफ का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करके भी इसको निकाल सकते हैं। एक है आप इसका वाई के सापेक्ष, ये पढ़ चुके हैं हम लोग कि वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करके उसे माइनस आयटा से गुणा करके भी अवकलन का मान ज्ञात कर सकते हो, है ना। तो आप का मान ज्ञात कर सकते हो। और दो और है इमेजनरी वाले, आर और थीटा वाले और है। एक मिनट रुको, एक और ई की पावर माइनस आयटा थीटा डेल एफ बटा डेल आर, इससे भी निकाल सकते हो। एक और है माइनस आयटा बटा आर ई की पावर माइनस आयटा थीटा डेल एफ बटा डेल थीटा। ये लो, ये चार है। इन चारों
4 नहीं 5 है, इन पांचों से आप किसी भी से अवकलन का मान निकाल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका एफ जेड किस रूप में लिखा हुआ है। अगर एक्स वाई के रूप में लिखा हुआ है तो आप इनसे निकाल सकते हो, जेड के रूप में लिखा हुआ है तो उससे निकाल सकते हो, आर के रूप में लिखा हुआ है तो इससे निकाल सकते हो, थीटा के रूप में लिखा हुआ है तो इससे निकाल सकते हो। ये 5 तरीके हैं। अगर फलन विश्लेषिक है तो इन पांचों में से कोई भी यूज किया जा सकता है। डिपेंड करता है फलन किस रूप में दिया गया है। खाली जेड के रूप में दिया तो वो वाला लगा दो आगे वाला, लेकिन विश्लेषिक होना चाहिए, क्योंकि जब विश्लेषिक होगा ही नहीं तो अवकलन आएगा कहां से, है ना। तो उसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके चारों ही बन गए। इसे अगर मैं खोल के लिखूं तो ये हो जाएगा कॉस थीटा चाहे ई की पावर माइनस आयटा थीटा लिख लो और चाहे ऐसे लिख लो, क्योंकि ई की पावर माइनस आयटा थीटा बराबर होता है कॉस थीटा माइनस आयटा साइन थीटा। तो ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस आयटा साइन थीटा डेल एफ ओवर डेल आर माइनस आयटा बटा आर कॉस थीटा माइनस आयटा साइन थीटा डेल एफ ओवर डेल थीटा। तो ये आपके बन जाएंगे। तो इस हिसाब से आपके उपरोक्त सभी हो गए, तीनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 58, एफ जेड बराबर 2x है। उसके लिए आपको जो बेसिक लेक्चर है उनको जाके देखिए। अगर प्रूफ देखना चाहते हो तो फंडामेंटल जो लेक्चर है उनको जाइए। जो फाउंडेशन वाले बीएससी वाले लेक्चर है उनको जाके देखो, वहाँ पे व्युत्पत्ति है। और या फिर नवकार पब्लिकेशन की जो बुक है आप उसमें डेरिवेशन को देख सकते हो कि कैसे आयटा वाला आता है। या फिर जो फाउंडेशन वाले जाके देखिए। फाउंडेशन वाले में दोनों व्युत्पन्न किए हुए हैं, पर्याप्त शर्त में व्युत्पन्न किए हुए हैं। विश्लेषिक फलन की जो पर्याप्त शर्त है उसमें दोनों फॉर्मूले डेल एफ ओवर डेल एक्स वाला और माइनस आयटा डेल एफ ओवर डेल वाई वाला दोनों व्युत्पन्न किए हुए हैं, वहां जाके देख लो। और ये जो आर और थीटा वाला है वो आप वहां से बना सकते हैं। फिर एफ जेड बराबर 2x। वहां जाके देख ही लो ना, फिर बिना मतलब में यहाँ फिर देखो प्रूफ करने वाला पार्ट नहीं बैठते। यहाँ से प्रूफ करेंगे तो हमारा टाइम बहुत निकल जाएगा। पढ़े हैं लेक्चर, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप वहां जाके देख सकते हैं, है ना। आप वहां जाके देख सकते हैं। बहुपद फूलचंद जेड वाले होने चाहिए, जेड वाला बहुपद नहीं, ये एक्स वाला बहुपद है। ये एक्स वाला बहुपद है। ये ऐसे है 2x प्लस 0 आइटा। तो ये आपका u हो गया, u बराबर हो गया 2x, v बराबर हो गया 0। इनके अवकलन करोगे 4 अवकलन आएंगे। डेल u ओवर डेल x बराबर आ गया 2, डेल u ओवर डेल y वो आ गया 0, डेल v ओवर डेल x डेल v ओवर डेल y 0। अब चारों के चारों अचर है और अचर फलन हमेशा संतत होता है। अचर फलन सदैव संतत होते हैं। अचर फलन देखो जब सबके सब अचर है और अचर फलन सदैव संतत होते हैं। तो सी पहली शर्त तो पूरी हो गई, शर्त नंबर 1 पूरी। लेकिन सी आर समीकरण की बात करें तो वो काम नहीं कर रही है। डेल यू ओवर डेल एक्स बराबर नहीं है डेल वी ओवर डेल वाई के, और बराबर हो भी नहीं सकते।
यानी दूसरी शर्त टूट गई, ये तो काम कर रही है लेकिन ये काम नहीं कर रही, अतः ये विश्लेषिक नहीं है, विश्लेषिक नहीं है। तो संतत तो है परंतु विश्लेषिक नहीं है। ठीक है ना, संतत तो है परंतु विश्लेषिक नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। एफ जेड बराबर ई की पावर जेड का संयुग्मी विश्लेषिक है, विश्लेषिक नहीं है, असंतत है। ध्यान से करिएगा, ई की पावर जेड नहीं है, ये ई की पावर जेड का संयुग्मी है, जेड का संयुग्मी है। मैंने ई की पावर जेड के लिए कहा था कि ई की पावर जेड जो होता है वो विश्लेषिक फलन होता है, सदैव होता है, संपूर्ण फलन होता है, इंटायर फंक्शन होता है। लेकिन जब आप बात करते हैं जेड का संयुग्मी जब आ जाता है तो वो अलग बिहेव करता है। जेड हो और एक जेड का संयुग्मी हो, दोनों में अंतर आ जाता है, तरीके अलग है दोनों के। तो सबसे पहले अच्छे से चेक कर लो है या नहीं है। जेड का संयुग्मी हो गया एक्स माइनस आइटा वाई, ई की पावर माइनस आइटा वाई अलग कर दिया, कॉस वाई माइनस आइटा साइन वाई, ब्रैकेट खोलने पर ई की पावर एक्स कॉस वाई माइनस आइटा ई की पावर एक्स साइन वाई, यू बराबर आ गया ई की पावर एक्स कॉस वाई, वी बराबर माइनस ई की पावर एक्स साइन वाई। अब डेल यू ओवर डेल एक्स, ई की पावर एक्स कॉस वाई, डेल यू ओवर डेल वाई, ई की पावर एक्स माइनस साइन वाई, डेल वी ओवर डेल एक्स माइनस ई की पावर एक्स साइन वाई, डेल वी ओवर डेल वाई माइनस ई की पावर एक्स कॉस वाई। तो अपन सीआर समीकरण लगाएं जो कि यहाँ नहीं लग रही है, क्योंकि ये दोनों बराबर होने चाहिए और ये दोनों बराबर है नहीं। डेल यू ओवर डेल एक्स बराबर नहीं है डेल वी ओवर डेल वाई की, क्योंकि दोनों में माइनस का अंतर आ रहा है, अतः ये फलन विश्लेषिक नहीं है। तो वही तो कह रहा हूँ, ध्यान दो थोड़ा सा, z और z के संयुग्मी में अंतर होता है, z और z के संयुग्मी में अंतर होता है। ठीक है ना, z और z के संयुग्मी में अवकलन होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जहां z का संयुग्मी पहुंच जाता है ना, वहां मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये होते हैं, जहां z का संयुग्मी पहुंच गया वहां पूरे चांसेस ये है कि फलन विश्लेषिक नहीं होगा। लेकिन गारंटी मत लेना, गारंटी नहीं, जहां पे भी z का संयुग्मी पहुंच जाता है, जेड का संयुग्मी जहां भी पहुंच जाता है मतलब समझ जाओ कि वो विश्लेषिक नहीं है। इसीलिए एक शर्त होती है स्पेशल, एक शर्त होती है कि जब भी एफ जेड विश्लेषिक होगा तो उसमें ये शर्त जरूर लागू होगी, एफ जेड विश्लेषिक है तो उसका अवकलन जेड के संयुग्मी के साथ जो अवकलन करोगे वो हमेशा विश्लेषिक फलन में 0 आता है। यानी जेड का संयुग्मी इस तरीके से आता है
जेड का संयुग्मी इस तरीके से आता है एफ जेड के अंदर कि अवकलन करने पर 0 आ जाता है। जब भी फलन विश्लेषिक होगा ये बात हमेशा सत्य होगी। जब भी फलन विश्लेषिक होगा ये बात हमेशा सत्य होगी। यानी ये बात अगर गलत आ जाती है, ये बात गलत आ जाती है कि जेड के संयुग्मी के साथ अवकलन 0 नहीं आ रहा है, तो फिर वो विश्लेषिक नहीं हो सकता। इसका उल्टा ले सकते हो। सही तो 0 आ गया तो विश्लेषिक है, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन 0 नहीं है तो विश्लेषिक नहीं है। तो इसको इस तरीके से काम में ले सकते हो कि किसी फंक्शन का अगर मैं जेड के संयुग्मी के साथ अवकलन करूं और वो 0 नहीं आता है तो फिर एफ जेड विश्लेषिक नहीं हो सकता, आवश्यक शर्त के तौर पे। तो अगर अवकलन जेड के संयुग्मी के साथ अवकलन फलन का 0 नहीं आ रहा है, 0 आ रहा है तो गारंटी नहीं ले सकता, 0 आ रहा है तो गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन अगर 0 नहीं आता है तो गारंटी है कि भाई ये विश्लेषिक नहीं होगा। जो उसमें देख सकते हो, अगर यहाँ पे मैं जेड के संयुग्मी के साथ अवकलन करूंगा तो इसका अवकलन 0 नहीं आएगा, क्योंकि वो ई की पावर जेड का संयुग्मी ई की पावर जेड का संयुग्मी आ जाएगा। अवकलन आ गया, 0 नहीं आया, इसका मतलब है विश्लेषिक नहीं हो सकता। ठीक है ना। अगला पार्ट, इसे चेक करो। अभी किया हमने इसको, है ना, रिपीट हो गया लेकिन थोड़ा सा अलग हो गया, क्योंकि पिछली बार ऑप्शन अलग थे। पिछली बार ऑप्शन अलग थे, इस बार ऑप्शन अलग है। तो ये एग्जाम्पल है कि ये एफ जेड बराबर मोड जेड का स्क्वायर ऐसा एग्जाम्पल है जो जेड बराबर 0 पे अवकलनीय तो है परंतु विश्लेषिक नहीं है। ये एग्जाम्पल है कि अवकलनीय तो है परंतु विश्लेषिक नहीं है। अवकलनीय है परंतु विश्लेषिक नहीं का एग्जाम्पल है। ठीक है, अच्छा सवाल है, याद रखना, पेपर में कई बार पूछा जाता है ये वाला। एकमात्र एग्जाम्पल है जो बहुत सॉलिड एग्जाम्पल है ना, क्योंकि जब आप हायर मैथमेटिक्स में जाते हैं तो एग्जाम्पलों की वैसे भी कमी आ जाती है। तो वो एक एग्जाम्पल ही खास तौर पे चलता रहता है किताबों किताबों के अंदर। तो उसमें ये एग्जाम्पल सबसे फेमस है, क्योंकि देखो ये आपका एक अच्छा एग्जाम्पल बन गया कि जो अवकलनीय है परंतु विश्लेषिक नहीं है। अगला, इसमें से कोशी रीमान समीकरण कौन सी है? कई बार तो एकदम सिंपल तरीके से बस यही पूछ लेते हैं कि इनमें से सी आर समीकरण कौन सी है। उसका ध्रुवीय रूप पूछ लिया, है ना, उसका कार्तीय रूप पूछ लिया, बस सीधा ही सवाल पुट कर देता है। इनमें कोई माइनस प्लस की गलती मत कर देना। ऐसा इजी सवाल आए और कोई माइनस प्लस की कोई गलती हो जाए, उसका ध्यान रख लेना, क्योंकि ऑप्शन बहुत नजदीक आएंगे, है ना। ऐसे सवाल जब आते हैं, और ये कई बार आया हुआ है, ये वाला सवाल है ना सी आर समीकरण वाला, ये कई बार आया हुआ है। कभी ध्रुवीय रूप में आ जाता है, कभी कार्तीय रूप में आ जाता है, तो माइनस प्लस की कोई गलती ना हो जाए। इस फंक्शन का डेरिवेटिव z बराबर आयटा पर कितना होगा? इसके अवकलन का मान, इसके अवकलन का मान z बराबर आयटा पे कितना होगा? अवकलन करो और आयटा का मान रख दो, अवकलन करके z बराबर आयटा रख दो।
देखो अगर हम अवकलन करें तो भाग का नियम लगेगा, भाग के नियम से नीचे वाले को छोड़ दो, 2z-1 बाहर, ऊपर वाले का अवकलन, ऊपर वाले में गुणा का नियम लगेगा, पहले ब्रैकेट का करेंगे तो z का 1 हो जाएगा और 2 आयटा बच गया, 2 आयटा 0 हो गया, आयटा माइनस z हो गया, प्लस अगली बार z प्लस 2 आयटा को छोड़ देंगे और आयटा माइनस z का करेंगे, आयटा का 0 और z का 1, प्लस z प्लस 2 आयटा और आयटा माइनस z और नीचे वाले का अवकलन 2 बटा नीचे वाले का स्क्वायर, 2z-1, ये अवकलन आ गया। अब इसमें z बराबर आयटा रखने पर ये आ गया 2 आयटा माइनस 1, आयटा z की जगह आयटा रखते ये 0 आ गया, ये माइनस का 3 आयटा हो गया, आगे वाला रखते ही 0 आ गया, बटा 2 आयटा माइनस 1 का स्क्वायर आ गया, एक पद कट गया, एक बच गया, परिमेयकरण कर लो, पहले माइनस कट कर दो दोनों का, ऊपर नीचे से माइनस कॉमन लेकर कैंसिल कर दिया, 1 प्लस 2 आयटा से गुणा, 1 प्लस 2 आयटा का भाग, 3 आयटा 1 प्लस 2 आयटा, 1 प्लस 4, 3 आयटा माइनस 6 बटा 5, ये आपका आंसर आ गया सी, माइनस 6 प्लस 3 आयटा बटा 5। ठीक है, हो गया। अवकलन कर दिया और z बराबर आयटा रख दिया। अगर कोई फलन किसी बिंदु पर विश्लेषिक होता है और नहीं होता है तो उसे क्या बोलते हैं? जब कोई फलन किसी बिंदु पर विश्लेषिक होता है तो उसको रेगुलर पॉइंट बोलते हैं, या हिंदी में आप, क्योंकि ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनका नाम पीजी में आता है और पीजी में वो आता है वो इंग्लिश में आता है, पीजी में आता है तो इंग्लिश में आता है, तो दिक्कत वो हो जाती है। तो जो रेगुलर पॉइंट है उसको सीमित बिंदु बोलेंगे, है ना, रेगुलर या निरंतर बिंदु बोलेंगे। और विश्लेषिक नहीं है तो विचित्र बिंदु, विश्लेषिक है तो रेगुलर पॉइंट, एफ जेड, जेड बराबर z0 पर विश्लेषिक अगर है तो z बराबर z0 एक रेगुलर पॉइंट कहलाता है, एक नियमित, हाँ नियमित, याद है सही शब्द है नियमित, एक नियमित बिंदु कहलाता है, और नहीं है तो विचित्र बिंदु कहलाता है, सिंगुलर पॉइंट कहलाता है।
हाँ, नियमित बिंदु। तो वह नियमित बिंदु कहलाता है। अगर विश्लेषिक है तो नियमित बिंदु, विश्लेषिक किसी बिंदु पर नहीं है तो विचित्र बिंदु, है ना। ये नाम इसलिए निकाला गया, जब कोई फलन अवकलनीय होता है तो इसका मतलब होता है कि वो उस पॉइंट पे भी बिल्कुल वैसा ही व्यवहार कर रहा होता है जो बाकी पॉइंटों पे कर रहा होता है। मतलब वो एक सिमिलैरिटी नजर आती है, समानता नजर आती है। जैसे ही कोई फलन किसी बिंदु पर अगर विश्लेषिक नहीं है तो वहां पे आपको कुछ उटपटांग नजर आएगा, कुछ ऐसा नजर आएगा जो और कहीं भी नहीं हो रहा, है ना, और कहीं भी नहीं हो रहा है। इसीलिए जो एनालिटिक होना है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी फंक्शन अगर एनालिटिक है तो वो एक सामान्य बिहेव करेगा, सामान्य मतलब जैसा वो बाकी पॉइंटों पे कर रहा है बिल्कुल वैसा ही करेगा। लेकिन अगर विचित्र नहीं होता है, अगर एनालिटिक नहीं होता है, विश्लेषिक नहीं होता है, तो वहां पे ऐसा बिहेव करेगा जो हमारे लिए पता करना मुश्किल है कि वहां क्या हो रहा है। जैसे ब्लैक होल होते हैं, है ना, ब्रह्मांड में देखिए, बाकी सारे स्पेस हमारे नॉर्मल पॉइंट है, वहां पे सब कुछ वही हो रहा है। जैसे पृथ्वी पे जो हो रहा है वही आप मंगल ग्रह पे होता हुआ देखेंगे, वही शनि ग्रह पे होता हुआ देखेंगे, वही किसी उल्का पिंड पे देखेंगे। फिजिकल लॉ जो है वो काम कर रहे हैं सब जगह पे, भौतिकी नियम सब पे काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ब्लैक होल पे जाएंगे वहां जाते देखेंगे कि यहाँ पे हमारे भौतिकी नियम है वो कुछ और ही हो गए, बदल गए, चेंज हो गए हैं या फॉलो नहीं कर रहे। तो वहां पे विचित्रता नजर आती है। विचित्रता का मतलब जहाँ पे सामान्य नियम काम नहीं करते हो, जहां पर हमारे बनाए हुए जो साधारण नियम है या जो नियमित क्रम था नियमों का वो वहां पे फेल हो जाता है, वहां पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है, तो वो सिंगुलैरिटी में आ जाते हैं। तो इसलिए जब कोई फलन विश्लेषिक नहीं होता है तो दिक्कत ये खड़ी हो जाती है कि भाई वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे कुछ विचित्रता हो रही है, कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले और किसी पॉइंट पर नहीं होता है। इसलिए हम फलन का विश्लेषिक होने पे ज्यादा जोर देते हैं, विश्लेषिक फलनों पे ज्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि जो फलन विश्लेषिक हो गए इसका मतलब है वहां पे उसके हर पॉइंट के ऊपर एक सामान्य व्यवहार होगा। सामान्य मतलब एक नॉर्मल व्यवहार आपको देखने को मिलेगा जो आम में होता है, और हम भी चाहते यही है। हमारे भी दैनिक जीवन में हम जिन व्यक्तियों से मिलते हैं उनसे यही चाहते हैं, हम खुद से भी यही चाहते हैं कि भाई हम सामान्य व्यवहार करें। एक सामान्य व्यवहार जो होता है वो हमसे रामा श्यामा करे, आप अभी से रामा श्यामा करा, थे किया हो मैं किया, हाँ एक तरह से एक नॉर्मल बिहेव ही चाहते हैं, है ना। सोचो कोई चाहता है कि कोई मुझसे मिले और कोई अटपटा बिहेव करे, कोई नहीं चाहता कि कोई आदमी जब मुझसे मिले और अलग बिहेव करे, एकदम ऐसा करे जो अनप्रिडिक्टेबल हो। तो इसलिए एनालिटिक जो होता है वो इस बात की गारंटी दे देता है कि अगर फलन किसी बिंदु पे एनालिटिक है इसका मतलब विश्लेषिक है, मतलब उस बिंदु पे आपको एक सामान्य व्यवहार मिलेगा जो जैसे आप नॉर्मली उम्मीद करते हैं कि भाई क्या होगा। जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि कोई जानकार मिलेगा तो वो क्या व्यवहार करेगा, वो आपसे पूछेगा आप कैसे हो, तबीयत पानी ठीक है क्या, और घर में सब ठीक है क्या, यही पूछेगा। ये है सामान्य व्यवहार जो आप उम्मीद कर सकते हैं कि क्या होगा। लेकिन जब विश्लेषिक नहीं होता तो उस पॉइंट पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी जो अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है, इसलिए इसको विचित्र बिंदु कहा जाता है ना। हाँ, उस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट पे ये दिक्कत आती है जहां विश्लेषिक नहीं होता, मान लो z बराबर z0 पॉइंट है, जिस पॉइंट पे वो विश्लेषिक नहीं है इसका मतलब वहां पे आपको विचित्रता नजर आएंगी। क्वेश्चन को पहले सुन लो। कोई फंक्शन x और y, उसके पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो कंटिन्यूअस है, उसके आंशिक अवकलन संतत है, फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि के, और हार्मोनिक फंक्शन कहलाता है। उसको हार्मोनिक फंक्शन कब बोलते हैं? हार्मोनिक यानी प्रसन्नवादी फलन। किसी फलन के, कोई फलन है एक्स और वाई का, उसके पहले और दूसरे क्रम के सारे आंशिक अवकलन संतत है, पहले और दूसरे क्रम के, डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई। ये सब विद्यमान भी है और सबके सब संतत भी है। साथ ही साथ ये प्रसन्नवादी फलन भी है। तो बताओ एक प्रसन्नवादी फलन क्या करता है? एक प्रसन्नवादी फलन
लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है। दो शर्तें होती है, एक तो उसके आंशिक अवकलन प्रथम और द्वितीय कोटि के, फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के जो उसके आंशिक अवकलन है वो संतत होने चाहिए, प्लस लाप्लास समीकरण संतुष्ट होने चाहिए। लाप्लास समीकरण होती है डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। अगर इन शर्त को वो पूरा करता है तो वह एक प्रसन्नवादी फलन है। ठीक है ना। तो प्रसन्नवादी फलन होने की क्या शर्त है? यू एक्स वाई कोई फलन है, इसका मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया भी था कि इसका कोई कॉम्प्लेक्स होना जरूरी नहीं, कॉम्प्लेक्स फलन होना जरूरी नहीं है, कोई भी रियल फंक्शन प्रसन्नवादी हो सकता है। तो यू एक्स वाई प्रसन्नवादी फलन होगा यदि दो शर्तें, पहली शर्त प्रथम और द्वितीय कोटि के आंशिक अवकलन द्वितीय कोटि के आंशिक अवकलन संतत हो। नंबर 2, वो लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करते हो। ये लाप्लास समीकरण है, तो हम फंक्शन को प्रसन्नवादी फलन कहते हैं। ठीक है ना। लांगराज नहीं, लाप्लास, उसको लाप्लास समीकरण कहते हैं। ये जो होते हैं ना, इस समीकरण को लाप्लास समीकरण कहते हैं। कोई भी फलन विश्लेषिक है और उसका मॉडुलस कांस्टेंट है, कोई विश्लेषिक फलन है और उसका मॉडुलस जो है मोड वो कांस्टेंट है। एफ जेड विश्लेषिक है और उसका मापांक ये कांस्टेंट है, ये अचर है, तो फिर फंक्शन क्या होगा? फंक्शन भी कांस्टेंट होगा। कोई भी एक चीज अगर कांस्टेंट है तो फिर पूरा फंक्शन ही कांस्टेंट होता है, अगर एनालिटिक फंक्शन है तो। ये एनालिटिक फंक्शन की एक खास विशेषता है जो उसके हर पार्ट को जोड़ती है ना, हर पार्ट को जोड़ते हैं। जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी के सारे पार्ट आपस में जुड़े हुए होते हैं, अगर कोई भी एक मेन पार्ट अगर काम नहीं करता है तो फिर गाड़ी नहीं चल सकती, फिर गाड़ी नहीं चल सकती, गाड़ी कांस्टेंट हो जाएगी। तो सेम वही कहानी यहाँ पे भी होती है कि एनालिटिक जो होता है वो, अगर कोई फलन विश्लेषिक है तो उसमें ये गुण आ जाता है कि उसके सारे पार्ट्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। एक अगर काम नहीं कर रहा है तो फिर सारे के सारे काम नहीं कर रहे, एक अचर हो गया तो सब अचर हो गए। कोई फंक्शन है जो विश्लेषिक है, उसका u भाग हमें दिया गया है, तो बताओ v भाग कौन सा होगा? कोई फलन विश्लेषिक है, उसका u पार्ट हमें दिया गया है, तो उसका v पार्ट कौन सा होगा? तो v पार्ट आप ऑप्शन से पता कर सकते हैं, ऑप्शन से पता कर सकते हैं, बाय ऑप्शन से, क्योंकि विश्लेषिक है, सीआर समीकरण संतुष्ट करता होगा, तो सीआर समीकरण संतुष्ट करता होगा तो बाय ऑप्शन भी है और एक मेथड भी है, उससे भी हम कर सकते हैं। तो ये फंक्शन है, ये एनालिटिक है मतलब विश्लेषिक है, विश्लेषिक है मतलब सीआर समीकरण संतुष्ट होती है। यानी डेल यू ओवर डेल एक्स बराबर होगा डेल वी ओवर डेल वाई, डेल यू ओवर डेल वाई बराबर होगा माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स। क्योंकि कॉम्प्लेक्स के अंदर भी तो रियल फंक्शन आते हैं ना, कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी दो पार्ट से बनते हैं, किससे बनते हैं? रियल से बनते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन का भी जो खुद का पार्टीशन है, खुद के जो पार्ट्स हैं वो रियल होते हैं।
कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी ऐसे नहीं है कि कोई एकदम इंडिपेंडेंट है। कॉम्प्लेक्स फंक्शन खुद रियल के ऊपर बने हुए हैं, खुद रियल के ऊपर बने हुए हैं। अगर आप कॉम्प्लेक्स फंक्शन को देखो तो उसमें यू और वी क्या होते हैं, वो रियल फंक्शन होते हैं। यू और वी तो रियल होते हैं, यू और वी में थोड़ी एक्स वाई आइटा आता है। एफ जेड के अंदर आइटा आता है, लेकिन एफ जेड जिन दो से बना हुआ है यू और वी से, वो खुद भी तो वास्तविक है। जैसे जेड है, एक्स प्लस आइटा वाई है, तो जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन जेड जिनसे बना हुआ है एक्स और वाई से, वो दोनों क्या है, वो रियल नंबर है। तो इसका मतलब ये रियल हमने छोड़ दिया, कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं तो रियल है ही नहीं, रियल से ही कॉम्प्लेक्स क्रिएट हुआ हुआ है। तो बाय ऑप्शन जा सकते हो आप, बिना ऑप्शन से भी निकाल सकते हो, समाकलन करना पड़ेगा। u का x के साथ अवकलन देख लो, फिर देखो कौन सा ऑप्शन है जिसमें v का y के साथ करने पर बराबर आता है, क्योंकि चार ऑप्शन है, ऑप्शन में से कोई ना कोई v होगा, तो जो v होगा उसका अवकलन करके देख लो। v का y के साथ करके देख लो, u का x के साथ करके देख लो, दोनों बराबर आ जाए, वो आंसर हो गया। जैसे u का मैं अगर x के साथ करूं तो मेरा डेल u ओवर डेल x आ जाएगा, e की माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस e की पावर माइनस एक्स, बाकी सब तो अच्छा गुणा का नियम लगेगा, क्योंकि e की पावर माइनस एक्स, एक्स यहाँ पे भी है और x यहाँ पे भी है। ठीक है, गुणा का नियम लगाते हैं तो e की पावर माइनस एक्स, एक्स साइन वाई माइनस वाई कॉस वाई, फिर e की पावर माइनस एक्स को बाहर छोड़ दूंगा, अंदर वाले का अवकलन करूंगा तो x का अवकलन 1 हो जाएगा, साइन वाई बच जाएगा, वाई कॉस वाई का 0 हो गया। ठीक है, e की पावर माइनस एक्स कॉमन निकाल लो, या पड़ा रहने दो, अब देख लो कौन सा ऑप्शन है जो इसके साथ मैच करता है। ये तो मैच नहीं करेगा, ये तो e की पावर प्लस एक्स है, ये तो डेफिनेटली मैच नहीं करेगा, e की पावर माइनस एक्स वाला ही मैच करेगा। तो अब आप इसके साथ जा सकते हैं, ये भी मैच कम करता हुआ लग रहा है क्योंकि बहुत सारे माइनस इसमें आएंगे, और यहाँ चलो ट्राई कर लेते एक, मैं अगर इसका y के साथ करता हूँ, इसे v मानता हूँ और इसका y के साथ करता हूँ, तो डेल v ओवर डेल y आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स, y के साथ करूंगा तो इन पे गुणा का नियम लगेगा, y छोड़ दिया साइन y का कॉस y, फिर साइन y को छोड़ दिया y का 1 हो गया, और ये हो गया माइनस एक्स साइन y। देखो क्या ये मैच कर रहा है, e की पावर माइनस एक्स साइन y प्लस का आना चाहिए, ठीक है, x साइन y माइनस का आना चाहिए, माइनस का आ गया, y कॉस y प्लस का आना चाहिए, आ रहा है, तो b तो मैच कर रहा है, b है ना, तो बी आपका सही हो गया। एक क्रॉस चेक के लिए एक और चेक मार लेना, एक और चेक मार लेना अगर टाइम हो तो, डेल यू ओवर डेल वाई, अगर दो ऑप्शन मान लो दो मैच कर जाए तो फिर एक और चेक कर लेना, तो बी आंसर हो गया। तो इस तरीके से जा सकते हो। बाकी दूसरा तरीका है समाकलन का, आप समाकलन से भी जा सकते हो, लेकिन वो फिर लंबा पड़ेगा। समाकलन में ये है कि आप, ये u आपके पास है ना, डेल यू ओवर डेल वी बराबर है डेल यू ओवर डेल एक्स बराबर है डेल वी ओवर डेल वाई, फिर आप दोनों तरफ y के साथ समाकलन करो, y के साथ समाकलन करोगे, डेल यू और डेल एक्स जो है उसका y के साथ समाकलन करो, v बन जाएगा। जो आपका डेल यू और डेल एक्स है उसका y के साथ समाकलन करो, v बन जाएगा। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, पहले डेल यू और डेल एक्स का समाकलन करना तो ऑब्वियसली बात है, मुश्किल ही लगता है थोड़ा, और ये आसान हो जाएगा ऑप्शन से। ठीक है, कोई फंक्शन एनालिटिक फंक्शन हो तो इसमें एक थ्योरम कहती है, अगर कोई फंक्शन विश्लेषिक है, अगर कोई फंक्शन विश्लेषिक है तो उसका जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट वाले फंक्शन है वो हमेशा हार्मोनिक होते हैं, मतलब प्रसन्नवादी होते हैं। पर में कहती है यदि एफ जेड
u प्लस आइटा v विश्लेषिक फलन है। u तथा v प्रसन्नवादी फलन होंगे। प्रसन्नवादी फलन होते हैं। अगर फलन विश्लेषिक है, कोई फलन विश्लेषिक है, तो उसके जो फंक्शन u और v होते हैं वो प्रसन्नवादी होते हैं, वो प्रसन्नवादी फलन होते हैं। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन एनालिटिक दिया हुआ है, हमारा फलन विश्लेषिक दिया हुआ है। तो विश्लेषिक दिया हुआ है, इसका मतलब u और v प्रसन्नवादी होंगे। और प्रसन्नवादी है तो लाप्लास समीकरण संतुष्ट करेंगे, यानी ए सही होगा। इसलिए लाप्लास समीकरण संतुष्ट होगी। ठीक है, इन सवालों को एक बार हाथ से जरूर निकालिएगा बाद में, है ना, बार बार देखते रहिएगा वरना भूल जाते हैं। हाँ, v पे भी लागू होते हैं, u और v दोनों विश्लेषिक होते हैं, तो u भी लाप्लास समीकरण संतुष्ट करेगा, v भी करेगा, कोई भेद नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो काल्पनिक है तो हमने उसे बाहर निकाल दिया। u पे भी जो नियम लागू होता है वो v पे भी लागू होता है। अगर आप कह रहे हो प्रसन्नवादी है तो फिर दोनों ही प्रसन्नवादी है। हाँ, दोनों ही होंगे, उसमें माइनस का अंतर था इस वजह से नहीं किया हमने, इसलिए भेदभाव नहीं किया कि v है तो हमने इसको छोड़ा है। यहाँ माइनस का चिन्ह था और लाप्लास समीकरण में प्लस का चिन्ह होता है, तो यहाँ प्लस का होता तो ये भी सही होता, ये भी सही होता। एफ जेड बराबर एक्स वाई प्लस आइटा वाई, इसकी क्या हालत है? कहीं कंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूस तो है कुछ बिंदुओं पर, और कंटिन्यूस और एनालिटिक दोनों है। डी कह रहा है कंटिन्यूस है बट नॉट एनालिटिक, कंटिन्यूस तो है परंतु एनालिटिक नहीं है। आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, इसको दूर कर देते हैं कि कंफ्यूजन एक इस चीज की भी आ जाती है, कंटिन्यूटी की। देखिए, फलन का कंटिन्यूस होना और विश्लेषिक होने में जो कंटिन्यूस वाली जरूरत पड़ती है वो अलग है। फलन का कंटिन्यूस कैसे चेक करते हैं, उसके लिए प्रमेय है। फलन कंटिन्यूस, एफ जेड कंटिन्यूस है, एफ जेड संतत है, तो, और दोनों साइड से सही है, यदि और केवल यदि, यदि दी u और v संतत है। ये होते हैं खुद फलन के सातत्यता। एक होता है जब आप विश्लेषिक में जो सातत्य चेक करते हैं, वो विश्लेषिक की आवश्यकता है, उसका अपना अलग सातत्य है, वो उसको अपने जो शर्तें हैं वो उनके अंदर है, चाहिए मुझे वो उसका अलग है। यहाँ पे आपके फलन के सातत्य की बात कर रहे हैं, और फलन का सातत्य तब होता है जब उसका u और v संतत होता है। अगर उसके u और v संतत है तो फलन भी संतत होता है। तो यहाँ पे u और v को देखो, ये रहा u जो कि एक बहुपद है, और बहुपद हमेशा संतत होते हैं। v को देखो, v भी एक बहुपद है, u भी एक बहुपद है और v भी एक बहुपद है, और बहुपद हमेशा संतत होते हैं।
बहुपद सदैव संतत होते हैं। तो इनका सातत्य ऐसे चेक होता है, आप u और v को देखिए वो संतत है या नहीं। और जिस संतत्य को आप लोगों में से कई जो उत्तर दे रहे हैं कि कहीं कहीं पे संतत है, वो चेक कर रहे हैं जो विश्लेषी के अंदर संतत आता है उसकी बात कर रहे हैं। वो विश्लेषी के तो अंदर संतत आता है, वो विश्लेषी की शर्त के तौर के पे, तो वो उस विश्लेषी को चेक करने के लिए वो जरूरत है, वो पढ़ी जा रही है। वो सातत्य का फलन के सातत्य से लेना देना नहीं है, उस सातत्य का फलन के सातत्य से लेना देना नहीं है। वो जो सातत्य है वो शर्त विश्लेषिक फलन के अंदर है, वो वहां पे सातत्य है, ना कि वो फलन का सातत्य है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका एफ जेड जो है वो संतत है। ठीक है, अब जो आप विश्लेषिक के अंदर जाते हैं वो जो सातत्य चेक करते हैं वो फिर विश्लेषिक वाला सातत्य होता है जो विश्लेषिक चेक करने के लिए जरूरी है ना। हम उसी को समझ बैठते हैं कि वहां पे वो शर्त काम कर गई मतलब वो संतत है। तो वहां पे पढ़ो पहले, वहां पे था डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई। डेल यू ओवर डेल एक्स तो यू का अवकलन हुआ ना, तो उसका फलन से क्या संबंध हुआ, वो तो विश्लेषिक के अंदर जरूरत पड़ती है हमें, तो हम उसे बना रहे हैं कि भैया ये संतत होने चाहिए। संतत होने का मतलब होता है विद्यमान होना, कि भैया आपके पास जब आंशिक अवकलन ही नहीं होंगे तो आप चेक किससे करोगे। समझ रहे बातों को, थोड़ा सा कहानी को भी तो पकड़ो ना साथ में, सिर्फ याद रखोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। कहानी को भी तो क्यों मांग रहे हैं हम विश्लेषिक के अंदर पहली शर्त ये मांग रहे हैं कि डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल वी ओवर डेल एक्स, डेल वी ओवर डेल वाई, ये चारों संतत होने चाहिए। और संतत होने का क्या मतलब होता है, संतत होने का मतलब होता है किसी बिंदु पे विद्यमान होना, बिंदु पे वो विद्यमान होंगे। जब विद्यमान ही नहीं होंगे तो आप डेल यू ओवर डेल एक्स बराबर डेल वी ओवर डेल वाई कहां से लगाएंगे, बराबर है या नहीं है उनको चेक ही कैसे करोगे। मान लो आपके पास डेल यू ओवर डेल एक्स है ही नहीं, तो आप कैसे बता सकते हैं कि वो बराबर है या नहीं है। जब है ही नहीं, दो भूतों की तुलना हो ही नहीं सकती। दो भूतों को ना तो आप बराबर बता सकते हैं ना असमान बता सकते हैं, कैसे बताएंगे। 1 और 5 है, अब मैं ये कह दूं ये जगह खाली, ये जगह खाली, अब मैं कहूं बताओ ये बराबर है या बराबर नहीं है, कौन सी स्थिति लगेगी। दो जगह खाली पड़ी है और मैं कहूं बताओ, अब इसके बीच में मैं कौन सा चिन्ह लगाऊं, बराबर का या बराबर नहीं का। तो ये तो भूतों की तुलना होगी। अब भूतों की क्या तुलना करो, कैसे बताओगे आप कि बराबर है या नहीं है। पहले बताओ, पहले चीजें होनी चाहिए, तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि वो बराबर है या नहीं है। तो पहले मान हो तो सही। आप सीआर समीकरण में डेल यू ओवर डेल एक्स बराबर डेल यू ओवर डेल वाई मांग रहे हो, वो बराबर है या नहीं है, वो कब होंगे, पहले वो हो तो सही। तो पहली शर्त इस बात की गारंटी देती है कि डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल वी ओवर डेल वाई। पहले याद करो संतत होने का क्या मतलब होता है। संतत होने का मतलब होता है उस बिंदु पे जो मान होगा वही लिमिट का मान होगा, मतलब बिंदु पे मान होगा, बिंदु पे मान होगा, प्लस उसके आसपास में भी वही मान होगा। मतलब वो एक ही मान आपको हर जगह मिलेगा, उस बिंदु पे भी मिलेगा और उसके आसपास में भी आपको वही मान मिलेगा। तो इसका मतलब बिंदु पे भी वही मान है और उसके आसपास में भी वही मान है, यानी मान तो विद्यमान है। उस बिंदु और उस बिंदु के आसपास एक ही मान विद्यमान है, सेम टाइप का मान विद्यमान है। तो मान विद्यमान हो गया। अब बात आ गई कंपैरिजन की कि बराबर है या नहीं है। फिर दूसरी शर्त आती है सीआर समीकरण, जो उसको चेक करती है वो बराबर है या नहीं। तो ये चीज थी, ठीक है ना। तो वही तो समझाऊं कि कम होगा तभी तो इसीलिए हमने जो पहली शर्त डाली है उसको देखो कि पहली शर्त क्या है। हर चीज के मायने हैं, कोई चीज बेमायने है ही नहीं। और गणित तो पढ़ रहे हो, लॉजिकल चीज है, वो बिना मायने को कैसे आ सकती है। गणित पढ़ रहे हो आप, बिना मायनों के बिना अर्थ के कैसे आ सकती है। हर चीज हमें समझ में ना आए वो अलग हो सकता है, लेकिन कोई भी चीज आ रही है आप इतना डाउट जरूर कर सकते हो, अगर ये चीज आई है तो निश्चित तौर पे इसका कोई ना कोई अर्थ जरूर है और इसका महत्व पक्का है। बिना महत्व के कोई यूं ही नहीं डाल देता कि ठीक है मुझे पसंद आया इसलिए मैंने डाल दिया। ये कोई कपड़े खरीदने नहीं जा रहे कि मुझे पसंद आया बैग में डाल दो खरीद लूंगा। समझ, गणित चाहिए। यहाँ कोई भी चीज आई है तो 100% तार्किक रूप से आई होगी और उसका जरूर कोई ना कोई बहुत महत्वपूर्ण मायना, बहुत महत्वपूर्ण अर्थ जरूर रहा होगा उसके अंदर, वरना फालतू में थोड़ी आ सकती थी। तो यही समझो कि वो सातत्य यूं ही थोड़ी मांगा गया, सातत्य का कोई अर्थ तो होगा कि क्यों सातत्य मांग रहे हैं। तो जो हम सातत्य आप लोगों में से जो चेक कर रहे हैं वो विश्लेषी के अंदर वाला सातत्य चेक कर रहे हैं, जो वहां पे उसके हिसाब से एक अर्थ बन गया। यहाँ जो सातत्य की बात हो रही है वो फलन के सातत्य की बात हो रही है, और फलन का सातत्य बना हुआ है यू और वी से। यू और वी संतत है तो फलन संतत है, और यू और वी एक बहुपद है, ये देखो ये बहुपद है, ये भी बहुपद है ना। बहुपद हो गए, बहुपद संतत होते हैं, तो यू और वी संतत हो गए, और यू और वी संतत हो गए तो एफ जेड भी संतत हो गया। तो ये यहाँ निकल गया। अब विश्लेषिक पे जब जाएंगे तब फिर हमें आगे देखना होगा। अब विश्लेषिक चेक करते हैं।
और विश्लेषी की जांच करते हैं तो हमें दो बातें चाहिए, एक तो इनके आंशिक अवकलन संतत होने चाहिए, तो सबके आंशिक अवकलन निकाल लो, डेल यू ओवर डेल एक्स जो कि y आ गया, डेल यू ओवर डेल y जो कि x आ गया, डेल v ओवर डेल x 0 आ गया, डेल v ओवर डेल y जो कि 1 आ गया। अब देख सकते हो कि ये सब के सब भी बहुपद है, या अचर फलन है या बहुपद है, तो सबके सब आंशिक अवकलन संतत है। तो पहली शर्त डन, पहली शर्त पूरी। नंबर 2 क्या CR समीकरण, दूसरी शर्त है CR समीकरण। तो डेल यू ओवर डेल एक्स क्या बराबर है डेल वी ओवर डेल वाई के? नहीं, नहीं, ये बराबर नहीं है। ये y बराबर 1 पे बराबर होगी, है ना, यानी किसी बिंदु पे बराबर होगी, और वो बिंदु पे ही बराबर होगी, बिंदु के आसपास फिर भी बराबर नहीं होगी। इसका मतलब कंटिन्यूअस तो है परंतु एनालिटिक नहीं है। और यहाँ तो पूरे की बात चल रही है, यहाँ तो किसी बिंदु विशेष की बात ही नहीं चल रही, यहाँ तो पूरे के पूरे फलन की बात चल रही है, तो पूरा का पूरा फलन तो है ही नहीं। ठीक है, समझ गए एनालिटिक क्यों नहीं है। यहाँ देखो कोई बिंदु की बात नहीं हुई है, ऑप्शंस में देखो किसी खास बिंदु की बात नहीं हो रही, मतलब पूरे प्रांत की बात चल रही है, पूरे प्रांत पे होना चाहिए। कंटिन्यूअस बट नॉट एनालिटिक, मतलब संतत है परंतु विश्लेषिक नहीं है, तो वो दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ तो किसी पॉइंट पे भी नहीं है। हाँ अवकलनीय तो फिर भी ये दिख रहा है, अभी वो भी और डिपेंड करेगा, एक शर्त और चेक करनी है कि डेल यू ओवर डेल वाई बराबर होना चाहिए माइनस डेल यू ओवर डेल एक्स, यानी वो 0 होना चाहिए, तो फिर वो बिंदु हो जाएगा आपका 1 0। 1 0 पे अवकलनीय तो शायद ये हो जाएगा परंतु विश्लेषिक नहीं होगा। ये वापस वही रिपीट हो गया। एवरीवेयर कंटिन्यूअस बट नॉट एनालिटिक, हर जगह कंटिन्यूअस है परंतु एनालिटिक नहीं है। ठीक है, तो ये वही हो गया। तो चलो इसी के साथ क्लास को विराम देते हैं और मिलते हैं कल और सवालों के साथ, इसमें और सवाल करेंगे। ठीक है।